हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अश्वनी कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके करियर क्लासेस में। और कैसे हैं साथियों? सब पढ़ाई लिखाई ठीक चल रहा है और घर परिवार में सब लोग ठीक हैं? साथियों, कोरोना काल चल रहा है, सब लोग घर पर रहें और स्वस्थ रहें, सभी लोग अपना अपना ध्यान रखें। तो साथियों, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे बाल विकास में। बाल विकास की हम लोगों ने पहली यूनिट ख़त्म कर दी या समाप्त कर दी थी। बाल विकास में जो हम लोग पहली यूनिट पढ़ते हैं उसमें हम लोग पढ़ते हैं वृद्धि और विकास, और जो हमारे बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो हम पढ़ते हैं। तो वो हमने पहली यूनिट समाप्त कर दी। आज हम अपनी दूसरी यूनिट की शुरुआत करेंगे। तो साथियों, दूसरी यूनिट की शुरुआत में हम करते हैं जब, तो उसमें पहला टॉपिक आता है आपका अधिगम या सीखना या लर्निंग करना। देखो साथियों, चूँकि हम लोग मनुष्य हैं और हर मनुष्य का ये ज़रूरी है उसके जीवन के लिए कि उसको लगातार कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अपनी गलतियों से, अपने व्यवहार से, अपने अनुभवों से, अपने छोटों से, अपने बड़ों से, अपने यार दोस्तों से, पड़ोसियों से, गलतियों से हमेशा हर व्यक्तियों को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि अगर सीखोगे नहीं तो कुछ नया कैसे करोगे, और नया करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखने के लिए हम लोग को समाज भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, हमारा घर परिवार भी हो सकता है, या हमारे लिए आज के समय में हमारे लिए इतनी सारी किताबें हैं, इतना सारा भंडार भरा हुआ है, उससे सीखना है, या बहुत सारा सोशल मीडिया है, मोबाइल है, यूट्यूब है, इनसे सीखना। लेकिन हमको सीखना वही है जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम आए, कहीं ना कहीं हमारे अंदर पॉजिटिवनेस लाए। हमको वही चीज़ें सीखनी है, ठीक है ना? बेफालतू का कचरा हमारे अपने अंदर हमें नहीं सीख के इकट्ठा करना है। हमको सिर्फ वही चीज़ें सीखनी है जो हमारे जीवन में काम आए। तो साथियों, आज हम शुरू करेंगे सीखना या अधिगम करना। तो इसमें आइए साथियों शुरू करते हैं कि सीखना या अधिगम क्या होता है। आइए समझते हैं कि सीखना क्या होता है। तो इसमें बताया गया है, इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ आपको, कि सीखना वह प्रक्रिया है या अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाता है। अर्थात जो सीखना है वो है कि जिसके द्वारा व्यक्ति अपना जो व्यवहार है या जो भी करता है उसमें परिवर्तन लाता है। कौन से परिवर्तन लाता है? वांछनीय परिवर्तन, यानी कि वह जैसा चाहता है। वांछनीय परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया मैं मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा हूँ, तो मैं मोटरसाइकिल चलाना इसलिए तो सीख रहा हूँ कि मैं सीख जाऊँ। ये थोड़ी ना कि मुझे उससे पहले साइकिल चलाना आती थी तो मैं साइकिल चलाना भूल जाऊँ। वो वांछनीय परिवर्तन नहीं होगा। वांछनीय परिवर्तन वह होगा जो मैं चाहता हूँ, जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ और वह चीज़ मैं सीख जाऊँ, यानी वह चीज़ मेरे व्यवहार में आ जाए, तो वही सीखना है। इसलिए सीखने के अर्थ को इससे अच्छा और स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता कि सीखना या अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाता है। यानी कि सीखना वह है जिसके द्वारा हम जो चाहते हैं वो सीख जाते हैं या अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आते हैं, वही सीखना होता है। तो ये हो गया साथियों अधिगम का अर्थ। और सीखना तो लगभग हर व्यक्ति को मेरे ख्याल से आज चाहिए। कोई अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, हर किसी में कोई ना कोई कमी है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ हर किसी से सीखना चाहिए। अब जैसा मैं आपको एक अभी फिर पढ़ाने से पहले कुछ अपने रियल ज़िंदगी के कुछ वाक़या आपको सुनाता हूँ, कुछ स्टोरी सुनाता हूँ। जैसे हमारे बड़े भाई ऋषिपाल शर्मा सर हैं जो हमारे चैनल पे हिंदी पढ़ाते हैं, तो वो मेरे बड़े भी हैं और मेरे आदरणीय भी हैं। चूँकि वो बहुत सारी बातें हमसे कहते हैं तो मैं उनकी बहुत सारी बातों को मानता भी हूँ और बहुत सारी चीज़ें सीखता भी हूँ। तो सर एक बात कहते हैं हमारे, और ये उनका मोटिवेशनल कोट समझ लो या उनके ध्येय वाक्य समझ लो। वो सर एक बात कहते हैं कि आपने शायद उनके लेक्चरों में भी सुना होगा। वो कहते हैं कि चंपा के 100 फूल, ऋषिपाल सर कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कहते हैं कि चंपा के 100 फूल और चमेली की एक कली। चंपा के 100 फूल और चमेली की एक कली, और मूर्ख की सारी रात और विद्वान की एक घड़ी। मूर्ख की सारी रात और विद्वान की एक घड़ी। अर्थात सर जो कहते हैं उसका मतलब यह है कि चंपा के आपके पास भले ही 100 फूल हैं वो व्यर्थ हैं, और चमेली का एक फूल है तो वो उनसे अच्छा है। इसी प्रकार जो मूर्ख होता है, आप चाहे मूर्ख के साथ सारी रात रह लो, चाहे मूर्ख के साथ आप सारा जीवन बिता लो, आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। और आप अगर विद्वान, समझदार, चतुर, अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, ज्ञानी लोगों के, पुरुषों के पास बैठोगे, तो आप उनसे बहुत कुछ सीखोगे। चाहे आप उनके पास एक घड़ी रहो या एक दिन रहो या कुछ समय बिताओ, लेकिन फिर भी वो आपको बहुत कुछ सिखा जाएंगे। इसलिए सर कहते हैं, ऋषिपाल सर,
कि हमेशा अपने से ज़्यादा ज्ञानी लोगों के साथ रहो, अपने से ज़्यादा ज्ञानी लोगों के साथ बैठो, अपने से ज़्यादा ज्ञानी लोगों के साथ अनुभव लो। भले ही वो हमसे उम्र में छोटे हैं या बड़े हैं या बुजुर्ग हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे चाहे माता पिता हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, समाज के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है XYZ, लेकिन उसी के पास बैठो, उसी के व्यवहार में आओ, उसी से संबंध बनाओ जो आपसे उच्च कोटि का हो, जो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो, जो आपसे ज़्यादा ज्ञानी हो, क्योंकि वो हमको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाएगा ही। ऐसे ही एक और उदाहरण सर जी देते हैं कि आप शेर हो तो आप शेरों में रहना सीखो। जरूर नहीं कि आप गीदड़ों में रहो, आप कुत्तों में रहो, आप गधों में रहो। अगर आप उनके साथ रहोगे तो आपके अंदर भी वही आदतें आ जाएंगी और वो भी आपको अपने जैसा ही बना लेंगे। तो हमको गीदड़ नहीं बनना है, हमको शेर नहीं बनना है, हमको कुत्ते नहीं बनना है, हमको बनना है शेर। तो हमको अपने ही तरह शेर ढूंढना होगा या हमसे अपने उच्च कोटि का बब्बर शेर ढूंढना होगा। तो ये कुछ बातें सर की मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप लोग भी इनको अपने जीवन में उतारिए। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखूँ। आप लोग के कमेंट आते हैं, हमको उनसे बहुत कुछ सीखने हमको मिलता है। हमारे कुछ साथियों की कॉल भी आती हैं, वो भी हमको बताते हैं। हम अपने साथियों से कहते हैं कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं या जो पढ़ाते हैं उसमें आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, कुछ कमियों की ज़रूरत है जो हमें सुधारनी, तो आप हम लोग हमको बताइए। तो हमारे साथी हमको बताते भी हैं, आप लोग भी बताया करिए जो लोग मुझको सुन रहे हैं देखते हैं। कल ऐसे ही मैं आपको एक बार और बता दूँ, हमारी एक फ्रेंड हैं, काफ़ी समय बाद मेरी उनसे कल बात हुई और मुलाकात तो शायद कई वर्षों से नहीं हुई है। तो वो मेरी वीडियोस देखती हैं, तो बोल रही थी तुम अच्छा पढ़ा रहे हो, अच्छा प्रयास कर रहे हो। तो मैंने कहा थैंक यू, बड़ी खुशी हुई मुझको। तो मैंने कहा मैडम बताइए क्या सुधार की ज़रूरत है, हमको अपनी वीडियोज़ में क्या सुधारना चाहिए और क्या कमी है, आप कुछ बताइए। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है। उन्होंने मुझसे कहा कि वैसे तो सब ठीक है, लेकिन जब तुम पढ़ाते हो तो ये तुम्हारी जो आंखें हैं ये मतलब इस तरह से ये थोड़ी चढ़ी हुई रहती हैं तो ये लगता है कि जैसे तुमने ड्रिंक कर रखा हो। तो मुझे बड़ी हंसी आई और उन्होंने कहा वैसे सब ठीक है, और उन्होंने दो चार बातें उन्होंने कही। तो मैंने कहा ठीक है मैडम, मैं अगले से सुधार करूँगा इन चीज़ों में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, यानी उनको जो भी गलत लगा मुझ में उन्होंने मुझे बताया और मेरी जिम्मेदारी बनती कि मैं उस चीज़ को सुधारूँ। लेकिन अब चूंकि वो मुझसे काफ़ी समय से मिली नहीं है और हम लोगों की बात भी नहीं होती है, तो उनको नहीं पता कि मेरा ये क्या बताऊँ, ये मेरा व्यवहार ही ऐसा, ये मेरे ऐसा फेस कट ही है। जो लोग मेरे साथ रहते हैं वो जानते हैं कि जब अश्विनी सर बात करते हैं, अश्विनी सर जब बोलते हैं तो उनकी जो एब्रो है ये थोड़ी ऊपर चढ़ ही जाती हैं। ये पता नहीं कोई कुछ भी कह सकता है, ये मेरे अंदर मतलब मेरे शरीर में ये है या जो भी है, ये है मेरे साथ दिक्कत। तो वो कह रही थी कि मुझको ऐसा लगता है कि तुम पढ़ा रहे हो तो ड्रिंक करके पढ़ा रहे हो। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो साथियों, कहने का भावार्थ ये है कि हमें सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना है और उसमें जो अच्छी बातें हैं उसको सीखना है, समझना है और उसको अपने जीवन में, अगर उससे हमारा कहीं पे अच्छे अनुभव मिल रहे हैं, कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, तो उसको हमें अपने जीवन में लागू भी करना है। गलत लोगों से हमें साथ में नहीं रहना, गलत लोगों से नहीं सीखना, हमेशा अपने से अच्छे पुरुषों में, अच्छे लोगों में, अच्छे ज्ञानी लोगों में बैठना है और उनसे सीखना है। तो ये ही हमको यहाँ से भी सीखना है। यही अधगम का मुख्य सारांश यही है कि जीवन में हमें कुछ ना कुछ हमेशा सीखना है और अच्छा सीखना, और वो सीखना है जो हमारे जीवन में काम आए। ठीक है, जो हम कहीं आगे किसी को दे पाएँ उसकी अच्छाई के लिए या उसके भले के लिए। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने अधगम के लिए क्या कहा है, मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा कि सीखना क्या है, उन्होंने क्या क्या बताया है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, और बाकी आप लोग भी हमको बताइए कि हमको आपसे क्या सीखना है। भाई हम लोग सीख ही तो रहे हैं, सारे लोग सारे जीवन सीखते हैं, हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। मैं आपसे सीखूं, आप मुझसे सीखिए, तो आप लोग मुझे बताइए। आप लोग भी भाई हमारे क्या हैं, आप लोग ही की वजह से तो हम सीख रहे हैं, आप लोग ही तो हमको सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भाई जितना ज़्यादा आप लोग हमको सपोर्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा सीखने के लिए हम लोग कुछ अच्छा करने की सोचते हैं। तो हम लोग भाई सीख रहे हैं आप लोगों से, तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिए कि भैया सब सीखिए और अच्छा अच्छा सीखिए। तो आइए सीखते हैं कि सीखना है क्या। ठीक है, तो सबसे पहली जो परिभाषा है, इसकी जो परिभाषाएं दी गई हैं, वो सबसे पहली जो परिभाषा इसकी दी है वो आपकी दी है साहब स्किनर जी ने दी है। तो स्किनर जी ने क्या कहा है देखते हैं। स्किनर जी ने कहा कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सुधार या अनुकूलन सीखना है। इसका मतलब क्या हुआ, व्यवहार में उत्तरोत्तर सुधार या अनुकूलन सीखना है। यानी आप जो भी व्यवहार कर रहे हैं उसमें जो व्यवहार आप कर रहे हैं, तो उसके बाद जो व्यवहार आप करेंगे उसमें जो आप सुधार करेंगे या उसमें जो आप अनुकूलन करेंगे वही सीखना है। अब एक एग्जाम्पल देके बताते हैं हम आपको। जैसे सपोज दैट आप घर से बाहर निकले, अभी बारिश चल रही 2-3 दिन से आप लोग देख रहे हैं, और बारिश होने लगी अचानक और आप भीग गए। आपको पता है यार भीग गए, बताओ बहुत नुकसान हो गया, उसका तबीयत खराब हो जाए, बुखार आ जाए।
अब सपोज दैट अगले दिन भी मौसम खराब है, आप फिर बाहर निकले, तब आप क्या करोगे? आप छतरी लेकर जाओगे, छाता लेकर जाओगे। तो ये क्या हुआ? आपने उत्तरोत्तर सुधार किया ना, और अनुकूलन के हिसाब से सुधार किया या अनुकूलन किया, और आप सीख गए कि बारिश में हमको छतरी लेकर निकलना चाहिए। यानी व्यवहार में उत्तरोत्तर सुधार या अनुकूलन सीखना है। इससे ये चीज़ क्लियर हो गई। ये बात किसने कही है? ये बात कही है हमारी स्किनर जी ने, बीएफ स्किनर जी ने। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी परिभाषा की बात करते हैं जो वुडवर्थ महोदय ने दी है। वुडवर्थ जी ने क्या कहा है कि अधिगम या सीखना एक क्रिया है जो बाद की क्रिया पर अपेक्षाकृत स्थायी प्रभाव डालती है। यानी सीखना या अधिगम वह क्रिया है जो बाद की क्रिया पर अपेक्षाकृत प्रभाव डालती है, यानी पहले की क्रिया से। मान लिया आपने पहले कोई व्यवहार किया, पहले आपने कोई काम किया और आपको लगा कि इसमें कुछ गलती है, कुछ कमी है। जब नेक्स्ट टाइम आप वही काम करेंगे तो पहले से कोशिश करेंगे कि हम उसको और ज़्यादा अच्छा करें पिछले की अपेक्षा। तो वही क्या हुआ? सीखना हो गया। तो ये बात कही है वुडवर्थ महोदय ने। इनकी लैंग्वेज में देख लेते हैं कि अधिगम एक क्रिया है जो बाद की क्रिया पर अपेक्षाकृत स्थायी प्रभाव डालती है। ये किसने कहा? ये बात कही है आपकी वुडवर्थ जी ने। अब आते हैं तीसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा दी है आई.ए. गेट्स जी ने। तो गेट्स महोदय ने क्या कहा है? गेट्स ने कहा है अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। कैसे? भाई हम लोग जो भी अनुभव लेते हैं, जो भी एक्सपीरियंस लेते हैं, और जो भी हम व्यवहार करते हैं, अनुभव लेते हैं, और जो भी हम प्रशिक्षण लेते हैं, यानी जो भी हम ट्रेनिंग लेते हैं, जो भी एक्सपीरियंस लेते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं, और जो भी किसी से सीखते हैं, उसके बाद जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है उसी को हम लोग सीखना कहते हैं। ये बात किसने कही है? आई.ए. गेट्स महोदय ने कही है। अब अगली परिभाषा क्या है? क्रो एंड क्रो जी की। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? क्रो एंड क्रो जी ने कहा है कि आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही सीखना है। आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही सीखना है। यानी कि जब हम कोई नई आदत सीखते हैं, कोई नया ज्ञान लेते हैं, कोई नई अभिवृत्ति हमारे अंदर आती है, तो उसका जो अर्जन हम लोग करते हैं वही सीखना है, वही अधिगम है। ये बात कही है क्रो एंड क्रो जी ने। यानी हमारी आदतों में कुछ नई चीज़, हमारी आदतों में कोई हमने नया अर्जन किया, हमारे ज्ञान में हमने कोई बढ़ोतरी की है, या हमने अपनी अभिव्यक्ति, अपने एटीट्यूड में कोई चीज़ बढ़ोतरी की है, कुछ अच्छा किया, कुछ सुधार किया है, तो वह ही जो हमने अर्जन किया इन तीनों चीज़ों में सीखना है या अधिगम है। ये बात कही है क्रो एंड क्रो महोदय ने। अब अगली परिभाषा आ जाती है गिलफोर्ड जी की, बड़ी फेमस परिभाषा है। इन्होंने क्या कहा है? ये कई बार एग्जामों में आई है। ये जो मैंने पहली परिभाषा बताई थी आपको बीएफ स्किनर जी की, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। दूसरी मैंने जो ये आपको बताई है वुडवर्थ महोदय की कि अधिगम एक प्रक्रिया है जो बाद की क्रिया पर अपेक्षाकृत स्थायी प्रभाव डालती है। ये वुडवर्थ महोदय की परिभाषा, ये भी कई बार एग्जामों में आई है। और तीसरी परिभाषा जो मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ गिलफोर्ड महोदय की, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा, ये भी बहुत बार आई है कि व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। यानी जो हमारा व्यवहार है किसी दूसरे के प्रति, या किसी दूसरे का व्यवहार है हमारे प्रति, उनके व्यवहार से या हमारे व्यवहार से उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन आया या हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन आया, तो उसको ही सीखना कहते हैं, उसको ही अधिगम कहते हैं। ये बात कही है गिलफोर्ड महोदय ने। ठीक है ना? व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किसने कहा है? ये बात कही है गिलफोर्ड महोदय ने, याद रखना। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी परिभाषा है और कई बार एग्जामों में आई है। अब अगली परिभाषा जो है पील महोदय की है। तो ए पील जी ने क्या कहा है? ए पील ने कहा है, E.A. पील इनका पूरा नाम है, वैसे पील नाम से हम इनको जानते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप प्राणी के व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप प्राणी के व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। कैसे? उदाहरण देके बता देते हैं आपको, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट अभी गर्मियाँ चल रही हैं। अब गर्मियों में कोई व्यक्ति स्वेटर पहन के तो मार्केट जाएगा नहीं। ठंडें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा जनवरी फरवरी ठंड चल रही है, बर्फ़ पड़ रही है। अब कोई व्यक्ति टी शर्ट पहन के तो मार्केट में निकलेगा नहीं। तो जो वातावरण के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, प्राणी के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, वातावरण के परिवर्तन के फलस्वरूप प्राणी जो अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, वह भी सीखना है, वह भी अधिगम है। ये किसने कहा है? पील महोदय ने कहा है। समझ गए ना आप लोग?
इसी तरह से समझते रहिए, थोड़ा इसको कोरिलेट करके पढ़िए, परिभाषाओं को, उदाहरणों को अपनी लाइफ में सेट करके देखिए, सब याद हो जाएगा। ठीक है ना। अगली परिभाषा देखते हैं किसने कही है। ये मॉर्गन एवं ग्लीलैंड जी ने कही है। तो कभी कभी इसका नाम आता है मॉर्गन एवं अन्य करके, या मॉर्गन करके, या मॉर्गन एवं उनके साथी करके, या मॉर्गन एवं ग्लीलैंड करके, कोई भी पूछ सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में जो कुछ भी परिवर्तन आता है और जो कुछ समय तक स्थायी रहता है अधिगम कहलाता है। यानी जो अनुभव होता है, जो एक्सपीरियंस आदमी करता है, जो कोई आदमी अपने अनुभव से सीखता है, उसके बाद उस व्यक्ति में या उस प्राणी में जो कुछ भी परिवर्तन आता है या आते हैं और जो कुछ समय तक स्थायी रहते हैं, अधिगम कहलाते हैं। यानी प्राणी के जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं अनुभव से, और वो उनसे जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ समय तक स्थायी रहता है, उसके बाद धीरे धीरे आदमी भूल जाता है। अगर वो उस चीज़ को दोबारा रिवीज ना करे, रिवाइजन ना करे या दोबारा ना सीखे, तो आदमी अपना अधिगम भूल जाता है। मान लिया कोई चीज़ सीखी, फिर कई वर्षों तक उस चीज़ को देखा ही नहीं, उस चीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं करा, तो आदमी भूल जाता है। तो वही क्या होता है, वो अधिगम होता है। ये इसने कही है मॉर्गन एवं ग्लीलैंड जी ने। क्या कहा है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में जो कुछ भी परिवर्तन आता है और जो कुछ समय तक स्थायी रहता है अधिगम कहलाता है। ये कही है मॉर्गन एवं आपके ग्लीलैंड जी ने। ठीक है। अब अगली परिभाषा आ जाती है विलियर जोन्स एवं सिम्पसन जी की। तो इन्होंने क्या कहा है साथियों, आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि कोई भी व्यवहार परिवर्तन, यानी जो हमारा व्यवहार है, व्यवहार में जो भी कोई परिवर्तन आता है जो प्राणी के अनुभव का परिणाम है, कोई भी व्यवहार परिवर्तन जो प्राणी के अनुभव का परिणाम है, यानी हमारे व्यवहार में अगर कोई भी परिवर्तन आता है तो वो हमारे अनुभव की वजह से आता है, तथा मनुष्य को भविष्य की परिस्थितियों का नए तरीके से सामना करना सिखाता है, वही अधिगम है। यानी कि कोई भी व्यवहार परिवर्तन जो किसी भी प्राणी के अनुभव का परिणाम है और उसके बाद मनुष्य को क्या करता है, अपने भविष्य की परिस्थितियों का नए तरीके से सामना करना सीख जाता है या सिखाता है, वही अधिगम है। ये किसने कहा है, विलियर जोन्स एवं सिम्पसन जी ने। क्या एक बार और समझ लीजिए कि कोई भी व्यवहार में परिवर्तन जब किसी मनुष्य के आएगा और उसमें जब वो उसका अनुभव करेगा, कोई भी व्यवहार परिवर्तन जिसका मनुष्य अनुभव करेगा और उसके बाद वह उसके अपने भविष्य में नए तरीके से प्रयोग करेगा या अपने भविष्य की परिस्थितियों में नए तरह से उसका सामना करना सिखाएगा, जो भी उसने सीखा है। मान लिया हमने कोई चीज़ सीखी, अब भविष्य में उस ज्ञान की हमको कब ज़रूरत पड़ जाए जो हमने सीखी है, तो वही तो हमारा अधिगम है, वही तो हमारा सीखना है। तो यही चीज़ कही है विलियर जोन्स एवं सिम्पसन जी ने। तो ये वो कुछ मुख्य परिभाषाएं हो गई साथियों जो आती हैं परीक्षाओं में। और अधिगम साथियों अपने आप में पूरी यूनिट है, ये काफ़ी दिन चलेगा टॉपिक, मेरे ख्याल से 4-5 दिन तो ले ही लेगा ये टॉपिक। अभी हम सिर्फ आपको इस टॉपिक में परिभाषाएं बताएंगे और अधिगम क्या है उसकी कुछ विशेषताएं बताएंगे कि इससे आप समझ सकते हैं कि ये अधिगम हुई यहाँ पर हो रहा है। अब आइए देखते हैं अधिगम की कुछ मुख्य विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि अधिगम आपका क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना साथियों, जो बता रहे हैं हमेशा आप अगले से ध्यान रखना कि हमेशा हमको पॉजिटिव ही अधिगम करना है। अभी वो आपको इन विशेषताओं में सब क्लियर हो जाएगा कि अधिगम हमको कैसा करना चाहिए और अधिगम क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं पहली विशेषता अधिगम की क्या है कि जो अधिगम है वो सार्वभौमिक होता है। अधिगम जो होता है सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है, पूरी हर जगह समाहित है कि अधिगम जो है वो सार्वभौमिक होता है। इसका मतलब ये है कि हम अधिगम हर जगह से, हर तरीके से, हमेशा कहीं से भी कर सकते हैं, यानी कहीं से भी सीख सकते हैं। इसका मतलब है कि अधिगम जो है वो सार्वभौमिक होता है। अब दूसरी परिभाषा है, वो दूसरी इसकी विशेषता है कि अधिगम आजीवन या सतत चलता रहता है। जो सीखना है वो आजीवन चलता है, सतत चलता है, लगातार चलता है कि व्यक्ति को जीवन भर किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कुछ ना कुछ समझता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, यानी आजीवन चलता है अधिगम हमारा। ठीक है, अब तीसरी बात आ जाती है अधिगम की विशेषता में कि अधिगम का स्थानांतरण होता है। बिल्कुल सही बात है कि जो अधिगम है उसका स्थानांतरण भी होता है, यानी कि
कुछ भी चीज़ आप अगर सीख रहे हैं तो उसकी दूसरी जगह भी पहुंचाना अधिगम का स्थानांतरण हो गया। सपोज दैट आपने मोटरसाइकिल चलाना सीख ली या आपने साइकिल चलाना सीख ली, आपने उसके बाद आपने स्कूटर चलाना सीख लिया, उसके बाद आपने मोटरसाइकिल चलाना सीख ली, तो अधिगम है तो उसका हम लोग ट्रांसफ़र भी तो कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल के लगे ज़्यादातर फंक्शन आपके मोबाइल लैपटॉप वगैरह से भी कॉमन होते हैं, तो मोबाइल का आपके चलाने का जो स्थानांतरण था, ज्ञान था, वो आपने लैपटॉप में कन्वर्ट कर दिया, तो अधिगम का भी स्थानांतरण होता है। ये भी एक इसकी विशेषता हो गई। और अगली विशेषता है कि अधिगम जो है वो अनुभव एवं अभ्यास का परिणाम है। हमने इधर भी कहीं पढ़ा है किसी परिभाषा में कि जो अधिगम है हमारा या जो सीखना है हमारा वो अनुभव एवं अभ्यास का परिणाम है। यानी कि जो भी हम सीखते हैं वो अपने अनुभव और अभ्यास से सीखते हैं, यानी कि अधिगम जो है अनुभव और अभ्यास का परिणाम है। अब अगली बात आ जाती है कि रट्टा मारना अधिगम नहीं है। बिल्कुल सही बात है, रट्टा मारना कोई अधिगम नहीं है। छोटे पे हम लोग पढ़ते थे, कहानियाँ हमको रटाई जाती थी, जॉनी जॉनी यस पापा हैं, ईटिंग शुगर नो पापा तो वो कोई अधिगम नहीं है, वो सिर्फ रट्टा मारना है। तो रट्टा मारना को हम लोग अधिगम नहीं कहते हैं। अधिगम वही होता है जो हम सीखते हैं और उसका अपने वास्तविक जीवन में भी उपयोग करते हैं, ठीक है। अब अधिगम औपचारिक व अनौपचारिक दोनों होता है। अधिगम जो है औपचारिक व अनौपचारिक दोनों हो सकता है। औपचारिक का मतलब जो चीज़ हम स्कूल में सीख रहे हैं, जो टीचर हमको सिखा रहा है, ठीक है, वो औपचारिक अधिगम हो गया। और अनौपचारिक अधिगम वो है जो घर पे हमको मम्मी पापा सिखा रहे हैं कि बेटा गंदा नहीं बोलते, बेटा ये काम नहीं करते, बेटा वो काम नहीं करते, बेटा गालियाँ नहीं देते, बेटा ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो वो सब हमारा अनौपचारिक अधिगम हो गया जो घर पे मम्मी पापा दे रहे हैं। और जो स्कूल में हम ले रहे हैं वो हमारा औपचारिक अधिगम हो गया, ठीक है। अब अगला कि अधिगम में केवल व्यवहार का सकारात्मक परिवर्तन होता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि जो भी हम सीखें हमेशा पॉजिटिव सीखें, अच्छा सीखें, तो वही यहाँ पे बताया कि अधिगम में केवल व्यवहार का सकारात्मक परिवर्तन होता है। अरे भैया कोई गलत चीज़ें क्यों सीखना चाहेगा? कोई क्यों चाहेगा कि मैं ऐसा कुछ सीखूं जिसमें नुकसान हो? कोई क्यों ऐसा करेगा गंदे काम जिससे किसी समाज का बुरा हो? कोई क्यों ऐसा अधिगम करेगा? भाई हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं जो भी सीखूं उससे किसी का भला हो या मेरा भला हो। तो हमेशा जो अधिगम है वो केवल व्यवहार का सकारात्मक परिवर्तन होता है। बाकी अपनी जैसी सोच जिसकी वो वैसा अधिगम करेगा। और अधिगम जो है जीवन उपयोगी होना चाहिए, यानी हम जो भी कुछ सीख रहे हैं वो हमारे जीवन में उपयोगी होना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो। हमेशा हमें ऐसा अधिगम करना चाहिए। अगला, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। भैया बिल्कुल, अधिगम हम जब भी करेंगे तो पूरे होशो हवास में करेंगे, कुछ सीखते हुए करेंगे। तो अधिगम जो है एक सक्रिय प्रक्रिया है। ये नहीं जब तक आप कुछ करेंगे नहीं कैसे कुछ सीख जाएंगे। जब तक आप सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे, जब तक आप कोई चीज़ पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप कोई चीज़ करके नहीं सीखेंगे, हाँ, जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तब तक आप अधिगम कैसे कर पाएंगे। यानी अधिगम करने के लिए हमें सक्रिय होना बहुत जरूरी है। तो अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अब आ जाते हैं, अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक होता है। भाई अधिगम व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है। कोई व्यक्ति अकेले भी सीख सकता है, खुद से भी, किसी एक अकेले इंसान से, और समाज से भी सीख सकता है। यानी अधिगम व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है, ठीक है। अब अगले आते हैं, अधिगम जो है वो वातावरण की उपज है। बिल्कुल सही बात है, आदमी वातावरण से भी सीखता है। जैसे मैंने अभी परिभाषा में बताए थे कुछ उदाहरण कि व्यक्ति जो है अपने वातावरण से सीखता है, और जो भी हम सीखते हैं वो ज़्यादातर हम अपने वातावरण और प्रकृति से ही सीखते हैं। और अधिगम जो है इसीलिए कहा गया कि वातावरण की उपज है, ठीक है। अब अगली बात कही गई है कि अधिगम केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है बल्कि उसे जीवन में उपयोग करना है। बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, और यही बात आप लोग भी अपने जीवन में धारण कर लीजिए तो जीवन सफल हो जाएगा। क्या कहा गया कि अधिगम केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है बल्कि उसे जीवन में उपयोग करना भी है। मान लिया आपने बहुत कुछ सीख लिया, आपके पास ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। जैसे हमारे भी कुछ साथी हैं, शायद मुझे सुन भी रहे होंगे, उनको नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, विषय विशेषज्ञ हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन उस ज्ञान का क्या फायदा जो समाज में किसी के काम में ना आए, किसी दूसरे के सहयोग में ना आए, किसी दूसरे का उससे फायदा ना हो, किसी दूसरे का उससे उद्धार ना हो। तो ऐसे ज्ञान का कोई फायदा नहीं है, व्यर्थ है मेरी नज़र में। बाकी उनको बुरा लग रहा हो तो उनके लिए सॉरी, लेकिन यही सच्चाई है। क्योंकि
कि अधगम का मतलब केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है कि आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, आप टॉपर हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, या आपके पास बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ, आध्यात्मिक ज्ञान, योगिक ज्ञान है, आपके पास बहुत कुछ भरा हुआ है, लेकिन आप वो ज्ञान किसी को दे नहीं रहे हैं, तो वो ज्ञान आपका व्यर्थ गया। तो इसीलिए कहा गया है कि अधगम केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उसे जीवन में उपयोग करना भी जरूरी है। आपने जो सीखा है उसका जीवन में उपयोग कीजिए और समाज के लिए भी उस अधगम को आप लगाइए, लोगों का भला भी कीजिए, लोगों का अच्छा भी कीजिए, लोगों की सहयोग भी कीजिए उस अधगम से, जो भी आप कर सकते हैं। तो वही सच्चा अधगम होता है, वही सच्चा सीखना होता है। ठीक है। अब अधगम का मतलब समायोजन है। अधगम समायोजन भी होता है, यानी हम जो कुछ सीख रहे हैं वो क्यों सीख रहे हैं। मान लिया हमें किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, हमें वो चीज़ नहीं आ रही है, तो हम सीख के वो काम कर सकते हैं। यानी अधगम के द्वारा हम अपना समायोजन भी करते हैं। यानी कहीं पे हम समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, हम अपने आप को वहाँ पे नहीं सटीक बैठा पा रहे हैं, या नहीं हम लोग वहाँ पे एडजस्ट हो पा रहे हैं, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए हमको कुछ ना कुछ नया सीखना होगा ताकि हम वहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाए हमारा। तो वही अधगम का समायोजन होता है। ठीक है। अब अगला आते हैं, अधगम समस्या समाधान है। भाई जब कोई समस्या होगी, हमें उस चीज़ का सलूशन नहीं पता है, तो उसका सलूशन कैसे होगा, उसके लिए हमको सीखना होगा। तो अधगम समस्या समाधान भी होता है, अधगम से समस्या का समाधान भी होता है। अब अगला जाता है, अधगम जो है बहुआयामी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अधगम बहुआयामी होता है। भाई अधगम बहुत तरह से हो सकता है। कोई खेल खेल में अधगम करता है, कोई खेल खेल में सीखता है, कोई किताबों से सीखता है, कोई टीचरों से सीखता है, कोई कैसे भी सीखता है, कोई सामान से सीखता है, कोई मोबाइल से सीखता है, कोई कंप्यूटर से सीखता है, कोई किताबों से सीखता है। तो अधगम बहुआयामी होता है। आप अधगम कहीं से किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है। अब अधगम लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया। अधगम लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया यानी जो अधगम है वो लक्ष्य के प्रति होता है। भाई हम कुछ भी सीखते हैं तो उसका कोई ना कोई मोटो, कोई ना कोई लक्ष्य, कोई ना कोई तो चीज़ होती है, कोई ना कोई तो गोल होता है कि हम क्यों सीख रहे हैं। मान लें आप लोग मुझको सुन रहे हैं, मुझको सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, इसका भी कुछ ना कोई लक्ष्य तो है। भाई कुछ तो लक्ष्य होगा ही। मान लिया किसी को टेट पास करना है, किसी को सुपर टेट देना, जो लोग टेट पास हैं, किसी को सी टेट देना, किसी को रीट देना, किसी को KBS देना, किसी को DSSS भी देना, किसी को कोई और एग्ज़ाम देना है। बहुत सारे एग्जाम है या कुछ भी है, मतलब कुछ तो यहाँ से सीख ही रहा है। व्यवहार में तो कुछ ना कुछ के परिवर्तन आएगा। अगर मेरी बात सुनेगा, जरूर नहीं हमको एग्जाम ही देना तब ये चीज़ सीखनी चाहिए। भाई एग्जाम मनोविज्ञान है, ये बाल विकास है, ये व्यवहार का विज्ञान है, तो हमको ये व्यवहारिक रूप से भी सीखना चाहिए। यानी हमारा लक्ष्य कुछ ना कुछ होना चाहिए सीखने के लिए। तो वही है कि अधगम जो है वो लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। ठीक है ना। अगली बात पे आ जाते हैं कि अधगम जो है व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन है। यानी अधगम के द्वारा हमारे व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन होता है। यानी हम जब अधगम करते हैं तो कुछ ना कुछ सोच के करते हैं कि यार हम ये चीज़ सीख रहे हैं, इसका मतलब फिर हमें ये फ़ायदा होगा, या हमारे अंदर ये चेंजेस आएंगे कि जैसा हम सोचते हैं, जो हम सीखना चाहते हैं, वही परिवर्तन हमारे अंदर आ जाता है। तो उसको ही वांछनीय परिवर्तन कहते हैं कि अधगम व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन है। साथियों लाइट चलिए, कोई नहीं, 2 पॉइंट रहेंगे, मैं क्लियर कर देता हूँ कि अधगम एक चेतन एवं मानसिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात कि अधगम एक चेतन और मानसिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि भैया अधगम कोई नाहोशी में तो हो नहीं जाएगा। आप अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं तो आपको एक तो होश में होना बहुत जरूरी, चेतना आपकी जागृत होना बहुत जरूरी, और मानसिक प्रक्रिया, क्योंकि भैया ये मानसिक प्रक्रिया तो ऐसा तो नहीं है कि आप सो रहे हैं और सोते हुए आप कोई अधगम कर लेंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपको पूरे होशो हवास में होना चाहिए, नींद में नहीं होना चाहिए, जागते होना चाहिए, और चेतना भी आपकी वहाँ पे जागृत होनी चाहिए। आप ना तो शराब पी के कोई अधगम करेंगे, भैया पूरे होश में और बिना नींद के जागते हुए ही अधगम हो सकता है। यानी कि अधगम एक चेतन एवं मानसिक प्रक्रिया है। लास्ट बात आ जाती है कि अधगम अधगी के व्यवहार पर निर्भर करता है। यानी जो लर्निंग होती है वो लर्नर के बिहेव पे डिपेंड करती है। यानी आप जो भी सीख रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे सीखना चाह रहे हैं, वो आपके व्यवहार पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे सीख रहे हैं। ठीक है। तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं हो गई अधगम की कि अधगम क्या होता है, ये कुछ परिभाषाएं हो गई अधगम की, अधगम किसके मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है, और बाकी बहुत सारी बातें साथियों मैंने इसमें बताई हैं कि आपको भी उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए, तो शायद आपके जीवन में भी कुछ अच्छा हो। तो साथियों आपको हमारा लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको जो समझ में आया हो साथियों, और जो ना समझ में आया हो साथियों, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथियों आपसे हमें बहुत कुछ सीखना है, तो आप भी हमारी इसमें मदद किया करिए। आप लोग बताया करिए कि सर आपको ये सुधार की ज़रूरत है, या आपको यहाँ पे ये दिक्कत आप कर रहे हैं, या हमको ये चीज़ में दिक्कत आ रही, तो आप लोग हमको बताया करिए। हमको बड़ी खुशी होती है, आपसे हमको मोटिवेशन मिलता है।
और जब आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी, हम सीख ही नहीं पाएंगे कुछ नया। तो आप हमको कुछ नया सिखाने की कोशिश कीजिए, हम आपको कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, और इसी तरह से हम लोगों का साथ बना रहेगा तो हम लोग भी एक दिन सफल होंगे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।